अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो अगर आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम निकले या कम हो तो बुरा नहीं मानिएगा। उसकी वजह ये कि मैं रमज़ान के अंदर दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मगरिब के बाद या रात के टाइम में रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन आज कुछ वजूहत इस तरह की हैं कि मुझे दिन में रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। हो सकता है थोड़ी सी नॉइस पोल्यूशन भी हो, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरा करती हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा सा शोर महसूस हो सकता है। खैर, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये अली साहब ने हमें भेजी है। ये बताते हैं कि इनका बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो कराची शहर से है और कराची शहर के एक एरिए फेडरल बी एरिया में रहा करते थे। ये बताते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद जाहिर सी बात है फैमिली में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, यानी कि इनके भाई थे, उनकी भी शादी हुई थी, तो ये और इनके भाई जॉब पे चले आया करते थे। उसके अलावा एक और भाई थे जो ऊपर रहा करते थे। ये बताते हैं कि इनका जो घर था बेसिकली वो शुरू से ही इस तरह के वाक़यात के लिए या इस तरह के मामलात के लिए जाना पहचाना जाता था। और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इन्होंने बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस की थी, बहुत सारी बातें सुन रखी थी या बहुत सारी बातों के बारे में इनको पता था। किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी होने के बाद जो इनकी वाइफ आई, अब इनकी जो वाइफ थी उनको इस तरह के वाक़यात और मामलात के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, ना इनको इस बारे में कुछ बताया गया था। ऐसे ही एक दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम में आम तौर पे इनकी वाइफ अकेली हुआ करती थी, क्योंकि जो भी घर वाले थे वो और ख़ास तौर पे जो एक और भाभी थी ये सब जॉब पे जाया करते थे। खैर, इनकी जो वाइफ थी वो रेस्ट कर रही थी और इनकी कोशिश होती थी कि दिन में जो इनको टाइम मिले, यानी 12 या 1 बजे के बाद का जो टाइम है उस टाइम में ये सो जाएं और अपनी नींद पूरी कर लें। तो खैर, बहरहाल ये सोने के लिए लेटी और मुसलसल करवटें बदल रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो इनके ऊपर तारी थी। आज इनको थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था। अब इनका जो कमरा था या उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि अगर आप दरवाजे से एंटर हो तो सबसे पहले छोटा सा सहन आता है, सहन के बाद सबसे पहले एक रूम आता है और उसके बराबर में इनका रूम है और इनके रूम की बैक साइड पे एक रूम है, यानी टोटल 3 रूम्स हैं और बिल्कुल आखिर में यानी बैक साइड पे एक गैलरी मौजूद है। अब ये जो सहन मौजूद है, इस सहन से जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी अगर ऊपर किसी को जाना हो या ऊपर वाले कमरे में जाना हो तो वो इन सीढ़ियों से जाया करता है या इन्हीं सीढ़ियों से आया करता है। खैर, इनकी जो वाइफ थी मुसलसल करवटें बदल रही थी, कोशिश कर रही थी कि इनको नींद आ सके, क्योंकि ये चाहती थी 1-2 घंटे सो जाए ताकि 4-5 बजे उठें, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करें। अब जब इनको नींद नहीं आ रही थी तो इन्होंने अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया और जैसे ही इन्होंने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया तो इनको छत पे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे छत पे कोई मौजूद है, कोई वॉक कर रहा है, एक तरफ से कभी दूसरी तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ से पहली तरफ आता है। कभी ऐसा लगता कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है जिसको खींचा जा रहा है और उससे जो आवाज़ क्रिएट होती है वो आवाज़ इनको आ रही है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप छत पे मौजूद हो, कोई सामान खींचें, कोई पलंग खींचें या कोई भारी चीज़ खींचें, तो जो नीचे मौजूद होता है उसको एक अजीब सी आवाज़ आया करती है। काफ़ी देर तक इनको आवाज़ आती रही, ये ऑब्ज़र्व करती रहीं, लेकिन इनको पता था इस पूरे घर में नीचे और ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है, ये सिर्फ अकेली इस घर में मौजूद हैं। अब इनकी वाइफ बताती हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे जो आवाज़ें थीं वो बढ़ती चली गईं। हालांकि ये दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम में नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इस तरह के वाक़यात, मामलात या एंटिटीज़ अपने आप को दिखाती हैं या शो करती हैं। खैर, ये मुसलसल गौर कर रही थी। अब इन्होंने जब गौर करना शुरू किया तो इनको महसूस हुआ कि जो भी छत पे मौजूद है या जो भी छत पे इधर उधर जा रहा है या चीज़ें हिला रहा है, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया है। क्योंकि जब आप आवाज़ को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो जो आवाज़ होती है वो आपको इशारा दे रही होती है कि बंदा किस तरफ जा रहा है। ये मुसलसल उस आवाज़ को फॉलो कर रही थी और फॉलो करते करते इनको महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ है ये सीढ़ियों की तरफ बढ़ी है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ है इसने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया है।
अब बाकायदा क्लियरली महसूस हो रहा है कि कोई है जो धम 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 इस तरह करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। ये बताती हैं कि जैसे जैसे वो जो भी एंटिटी थी या जो भी शख्सियत थी नीचे उतर रही थी, वैसे वैसे करके ये जो आवाज़ थी इसमें तब्दीली आना शुरू हुई थी। पहले ये जो आवाज़ आ रही थी ये बाकायदा शोर की आवाज़ थी या किसी के पाँव रखने की आवाज़ थी, लेकिन जैसे जैसे वो जो एंटिटी थी नीचे की तरफ आती चली आ रही थी, वैसे वैसे आवाज़ में तब्दीली आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जो धम 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही है वो पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ में तब्दील होती चली आ रही है। अब ये बताती हैं कि वो जो भी एंटिटी थी या जो भी शख्सियत थी, जैसे ही वो आधी सीढ़ियों पे पहुंची तो इनको अब नीचे की तरफ से आवाज़ आना शुरू हुई, क्योंकि जब वो ऊपर थी तो इनको जो आवाज़ें आ रही थी वो कमरे में आ रही थी, और जैसे ही वो आधी सीढ़ियों पे आ गई तो उसके बाद जो आवाज़ थी वो गेट की तरफ से आना शुरू हो गई। ये बताती हैं कि अब वाज़ेह तौर पे पता चल रहा था कि कोई आधी सीढ़ियों पे मौजूद है और जो भी वहाँ पे मौजूद है उसने पायल या घुंघरू पहने हुए हैं, और जैसे जैसे वो जो आवाज़ है वो नीचे की तरफ आती चली जा रही है, वैसे वैसे घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ बढ़ती चली आ रही है। अब ये बताती हैं कि मुसलसल फॉलो कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो भी एंटिटी थी उसने सारी की सारी सीढ़ियाँ मुकम्मल की और उसके बाद वो सहन में एंटर हुई। अब ये बताती हैं मैं कमरे के अंदर मौजूद हूँ, मेरे कमरे के बाहर सहन है और उस सहन के अंदर कोई मौजूद है जो वॉक कर रहा है या चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है या हमारे कमरे की तरफ आ रहा है, और वो जो भी एंटिटी है या जो भी शख्सियत है या जो भी मखलूक है उसने पायल पहनी हुई है। मेरा जो खौफ का आलम था वो उरूज पे था, मेरी हालत गैर हुई भी थी, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। और बाकायदा अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कमरे के बाहर सहन में कोई आके खड़ा हो गया है, और जो भी आके खड़ा हुआ है उसने पायल या घुंघरू पहने हुए हैं। अब जैसे जैसे ये आवाज़ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे औसान ख़त्म होने लगे। अब माशाल्लाह से ये जो खातून थी इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था, तो इनको जो भी सूरतें वगैरह आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की। अब ये बताती हैं कि जैसे जैसे मैं सूरतें पढ़ रही थी वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ने के बजाय मेरे जो बराबर वाला कमरा था उसकी तरफ जा रही थी, और फाइनली इन्होंने महसूस किया कि इनके बराबर वाले कमरे में से होती हुई वो जो भी औरत थी या जो भी चुड़ैल थी या जो भी मखलूक थी वो गैलरी की बैक साइड पे चली गई है। ये बताती हैं कि मैं मुसलसल उस आवाज़ को फॉलो कर रही थी और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो पायलों की आवाज़ है या छन 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 करके जो आवाज़ आ रही है ये मुसलसल कभी एक तरफ जा रही है कभी दूसरी तरफ जा रही है। मैंने मुसलसल तिलावत जारी रखी हुई थी, मैं ज़ोर ज़ोर से तिलावत कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सामना किसी ऐसी मखलूक से हो जिसको मैं देख के बर्दाश्त ना कर सकूं। ये बताती हैं कि तकरीबन 4 से 5 मिनट तक वो जो पायलों की आवाज़ थी या वो जो भी एंटिटी थी वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती कभी गैलरी में जाती। मैंने मुसलसल तिलावत जारी रखी और अल्लाह का करम है कि 4-5 मिनट के बाद वो जो पायल की आवाज़ थी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस सहन में आई, फिर वो सीढ़ियों से होती हुई वापस छत की तरफ चली गई। अब ये बताती हैं जैसे ही वो छत की तरफ चली गई तो इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और सारा का सारा माजरा जो था उनको बयान कर दिया। अब इनके जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी इन बातों को जानते थे, तो जो अली साहब थे उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ती रहो, थोड़ी देर में घर में कोई ना कोई आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इनकी जो भाभी थी वो अपने ऑफिस से वापस आ गईं, और जब वो वापस आईं तो इनकी जान में जान आई। इन्होंने सारा का सारा वाक़या उनको बयान किया, तो वो भी कहने लगी कि मुझे भी इस घर में इस तरह की एंटिटीज़ या चीज़ें महसूस होती हैं। ये बताते हैं कि जब रात को मैं ऑफिस से वापस आया तो जो मेरी बेगम थी या मेरी वाइफ थी उन्होंने सारा का सारा वाक़या मुझे बयान किया, और मैंने उनको बताया कि इस घर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें या एंटिटीज़ मौजूद हैं। बेहतर ये है कि पाक साफ रहो और ज़िक्र अस्कार करते रहो। अगर तुम ज़िक्र अस्कार करती रहोगी या इस तरह की चीज़ें पढ़ती रहोगी तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इस घर के बारे में अली साहब बताते हैं कि बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जो वो किसी और ईमेल में या किसी और ज़रिए से शेयर करेंगे, और जब वो शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसी तरह गाइस आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें काशान साहब ने भेजी है, और काशान साहब बताते हैं कि जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया था तो इनके जो घर के हालात थे वो ख़राब से ख़राब होते चले आ रहे थे। जाहिर सी बात है इनके घर में इनके जो वालिद थे वो वाहिद कमाने वाले थे, और इनकी एक बड़ी फैमिली थी, और उस बड़ी फैमिली में 2-3 जवान बहनें थीं। अब जब आपकी फैमिली इस तरह की हो कि कमाने वाला एक बंदा हो और उसके बाद 2-3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी हो, तो आप बहुत परेशानी के आलम में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में चल रही होती हैं। ये बताते हैं कि ऐसे ही मेरे साथ था
जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मेरे फादर अकेले ये जंग नहीं लड़ सकते, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इनको सपोर्ट करना होगा ताकि हमारे फाइनेंशियली जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें हैं उनकी शादी करवा सकें। इसी चक्कर में ये काफ़ी जगह जाते, कोशिश करते, जो भी इनको पता चलता या कोई भी ऐसा मेथड इनको पता चलता कि जिससे पैसे कमा सकते हैं, ये उसके अंदर अपने आप को इन कर लेते, उसको सीखने की कोशिश करते। ये बताते हैं कि एकदम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो दौर था वो शुरू हो गया और जिसको देखो हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करने लगा या इसको सीखने लगा। अब जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी ये सीख लेता हूँ। अगर ये मुझे एक दफ़ा आ जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे पैसे मैं इससे बना सकूँगा, जो कि एक प्रैक्टिकल बात थी। और अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है बहुत डिमांड है पाकिस्तान के अंदर। खैर, ये बताते हैं कि काफ़ी कोशिशें की, कोर्स किया, सीखा, इधर गया उधर गया, बहुत धक्के खाए और तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना काम आ गया कि अब मैं लोगों से प्रोजेक्ट पकड़ता, उनसे असाइनमेंट लेता या जो वो चाहते थे वो मैं उनको करके देता और उससे पैसे बनाना शुरू कर दिए मैंने। ये बताते हैं कि इसी तरह 1-1.5 साल और मेहनत की, मेरा जो काम था बढ़ता चला गया और फाइनली इस कदर बढ़ गया कि मेरे साथ 5-6 लोग मौजूद थे जो मेरे टीम मेंबर थे, जो मेरे जूनियर्स थे। अब मैं चाह रहा था कि इस काम को एक्सटेंड किया जाए, एक कंपनी रजिस्टर की जाए, एक जगह ली जाए जहाँ पे एक ऑफिस खोला जाए। खैर, अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया कि इनको एक जगह पसंद आई और वो जो जगह थी ये बेसिकली वाटर पम्प चौरंगी पे मौजूद थी। अब ये बताते हैं कि ये जो जगह थी इसमें नीचे के हिस्से पे फोटोकॉपी शॉप थी और वो जो ऊपर का हिस्सा था, यानी छोटे से कमरे की तरह का हिस्सा था, वहाँ पे हमने अपना ऑफिस किराए पे ले लिया था। ये बताते हैं जो एरिया था इसमें 8-10 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। एक वॉशरूम मौजूद था, एक किचन मौजूद था। गर्ल्स के जो मेरे साथ लोग मौजूद थे, पूरी की पूरी टीम इस हिस्से में बैठ सकती थी। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे दिनों रात काम करूँ, शब रोज़ काम करूँ और इस एक ऑफिस से अपने 2, 3, 4 ऑफिस खोल सकूँ। ये बताते हैं कि शुरू में जब मैंने वो ऑफिस लिया तो उसकी रेनोवेशन वगैरह के लिए मैं दिन रात लगा हुआ था और अक्सर ऐसा होता था कि रात के 3 बजे 4 बजे तक मैं उस ऑफिस में रहा करता था। इसी तरह बताते हैं कि मैं पीसी इंस्टॉल करवा रहा था और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था कि एक एक करके जो भी मेरे साथी थे वो जाना शुरू हो गए और फाइनली 3 बजे तक जितने भी मेरे कुलीग्स थे या मेरे जूनियर्स थे वो सारे के सारे जा चुके थे। अब ये बताते हैं पूरे के पूरे फ्लोर पे मैं अकेला मौजूद था। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, चाय वगैरह पी लेता हूँ। और चाय पीने के लिए आपको पता है कि वाटर पम्प पे इतनी मुश्किल है नहीं, एक होटल है जो 24 घंटे खुला होता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बाइक स्टार्ट करें तो कैफ़े प्याला एक जगह है, वहाँ पे जाके भी आप चाय पी सकते हैं। अब ये बताते हैं कि चाय पीने की नीयत से मैं बाहर निकला और सीधा कैफ़े प्याला चला गया। वहाँ जाके मैंने चाय वगैरह पी। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन आधे से पौन घंटा लग गया। ये बताते हैं कि जब मैं वापस आया तो रात के तकरीबन 3:45-4 बजे का टाइम था। अब एक दिल कह रहा था कि मैं वापस घर चला जाऊँ, बाकी काम कल करूँ, और एक दिल कह रहा था कि काम मुकम्मल कर लूँ ताकि 1-2 दिन में हमारा जो ऑफिस है वो ऑपरेशनल हो सके। खैर, बहरहाल इन्होंने हिम्मत करके ऑफिस को दोबारा से खोला। अंदर आके जो भी इनका काम था वो करना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे ये जो मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर कोई मौजूद है या कोई एक जगह से दूसरी जगह चलता हुआ जा रहा है। किसी के कदमों की आवाज़ है जो मुझे मुसलसल आ रही है। ये बताते हैं कि मैं अच्छी तरह जाग रहा था, मैं सेंसेस में था और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस ऑफिस में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो कदमों की आवाज़ थी वो कहाँ से आ रही थी। खैर, मेरा जो फोकस था मुसलसल काम की तरफ था और मैं कोशिश कर रहा था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को या इस तरह की बातों को नज़रअंदाज कर सकूं। और मैंने ऐसा ही किया कि 15-20 मिनट तक मुसलसल मैं नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन 15-20 मिनट के बाद मुझे वाज़े तौर पे आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा कि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ उसके पीछे जो वॉशरूम या किचन मौजूद है वहाँ पे यकीनन कोई ना कोई मौजूद है, क्योंकि अब मुझे वाज़े आवाज़ आ रही थी। बहरहाल जब मुझे वाज़े आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि उठ के देखता हूँ, हो सकता है कि कोई चूहा वगैरह वहाँ पे मौजूद हो। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मुड़ा और किचन की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि किचन के अंदर बाकायदा एक औरत खड़ी हुई है और वो जो औरत है उसकी पीठ या बैक साइड मुझे नज़र आ रही है। उसने वाइट कलर का कोई कुर्ता पहना हुआ है और उसके जो बाल हैं बहुत गंदे गलीज़ बाल लग रहे हैं पीछे से देखने में, और बज़ाहिर पीछे से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे किचन में वो कोई काम कर रही है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने उस औरत को देखा तो पहला इंप्रेशन तो यही था, मे बी कोई ये चोरनी है जो यहाँ पे एंटर हुई है और यकीनन कोई ना कोई चीज़ चुराना चाहती है।
लिहाजा मैं अलर्ट हो चुका था और मैं बिल्कुल तैयार था कि अगर ये छोड़नी है तो उसको पकड़ लूँगा और पुलिस के हवाले कर दूँगा। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल उसको पीछे से देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको पता नहीं है कि मैं उसको देख रहा हूँ। खैर, ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो एकदम से मुड़ी, और जैसे ही वो लड़की या वो औरत मुड़ी तो मैंने उसके चेहरे को देखा। और ये बताते हैं जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो इतना भयानक चेहरा था, मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी इतना भयानक, इतना खौफनाक चेहरा किसी का नहीं देखा है। उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे हुए थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं उनमें से खून निकल रहा है। ये बताते हैं जो मंज़र मेरे सामने था ये नाकाबिल यकीन था, नाकाबिल बयान था और बहुत खौफनाक मंज़र था। मेरा तो ऐसा लग रहा था सांसें रुक चुकी हैं, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा, हिलना चाह रहा हूँ तो हिल नहीं पा रहा, और मैं कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ तो पढ़ नहीं पा रहा। अब ये बताते हैं कि 3 से 4 सेकंड तक मैं उसको देखता रहा, मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ। खैर, जैसे तैसे करके मैं सेंसेस में आया और मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की वैसे ही वो जो औरत थी या वो जो एंटिटी थी वो निकल के सीढ़ियों की तरफ गई, और जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ गई तो मेरे अंदर इतना हौसला मौजूद नहीं था कि मैं उसको फॉलो करता या उसको देखता। बहरहाल देखते ही देखते वो सीढ़ियों की तरफ गई और गायब हो गई। यह बताते हैं कि मैं तकरीबन 15 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा, जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो सारी की सारी आयत मैंने पढ़ी, अपने आप को समझाने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ मैंने देखा है वो यकीनन हकीकत नहीं है। खैर, बात ये थी कि वो हकीकत थी और जो कुछ मैंने देखा था वो रियलिटी में देखा था। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैंने ऑफिस बंद किया। इस दौरानी में फजर की अजान हो गई और करीबी जो मस्जिद मौजूद थी सीधा मैं वहाँ पे चला गया। ये बताते हैं कि जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था, मेरी हालत ख़राब हुई भी थी, और वहाँ पे जो मौज़िन साहब मौजूद थे उनको जाते ही मैंने सारा का सारा वाक़या बता दिया। अब वो जो मौज़िन साहब थे वो कहने लगे कि परेशान ना हो, इस तरह की मखलूक़ात नॉर्मली नज़र आती हैं और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उन बेचारे ने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा दम दुरूद किया, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया। उसके बाद जो मेरे सेंसेस थे ज़रा नॉर्मल हुए। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी जो मेरे जहन में मौजूद थी, क्योंकि ये जो ऑफिस था ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, इसके पीछे मेरी मेहनत थी, मेरा पैसा लगा हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अल्लाह ना करे अगर ये ऑफिस नहीं चला या यहाँ पे हम काम नहीं कर सके तो मेरा क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, जो सारा का सारा पैसा मैं लगा चुका हूँ। खैर, ये बताते हैं कि वो जो मौज़िन साहब थे उन्होंने बहुत गाइड किया, रोज़ाना मुझ पर दम दुरूद करते, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो जगह है जहाँ पे अपना ऑफिस खोल लें, यहाँ पे आप 7-8 दिन तक लगातार कुरान ख़वानी कराएं, और जब भी आप ऑफिस में जाएं जाते ही सूरह बकरा की तिलावत लगा दें। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 दिन तक हमने ऐसे ही किया, और उसके बाद जब मैंने अपना ऑफिस ऑपरेशनल किया तो उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि ये जो ऑफिस का टाइम है ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 बजे तक ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कभी भी अगर कोई रात में रुकेगा तो हो सकता है उसके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आएँ या वो जो एंटिटी है वो उसको नज़र आ जाए। खैर, ये बताते हैं कि वो जो ऑफ़िस था तकरीबन 3 या 4 साल तक मैंने वो ऑफ़िस रखा, और उस ऑफ़िस में जब तक मैं रहा तो मैंने खूब तरक्की की, खूब पैसे कमाए, और उसके बाद मैंने बहुत सारे मज़ीद ऑफिसेस खोले। अब जैसे जैसे मैं तरक्की कर रहा था, ज़ाहिर सी बात है वैसे वैसे मेरी जो कंपनी थी वो ग्रो करती चली आ रही थी, और अब मैं चाहता था कि ये जो छोटे इलाके में मैंने ऑफ़िस खोला है इस ऑफ़िस को बंद कर दूँ, इसकी जगह 3-4 मज़ीद ऑफ़िस खोल लूँ। लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी बात होती थी कि मैं चाह के भी उस ऑफ़िस को बंद नहीं कर पाता था, या मैं उस ऑफ़िस को नहीं छोड़ पाता था। खैर, ये बताते हैं कि काफ़ी अर्से तक मैंने उस ऑफ़िस को अपने साथ रखा, और जब तक मैं उस ऑफ़िस से एसोसिएट रहा मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की की। खैर, मेरे ऑफ़िस छोड़ने के बाद जो दूसरा बंदा वहाँ पे आया था उसको मैंने सारी की सारी सिचुएशन बता दी थी, और उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था या जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मेरा जो सामना था वो एक चुड़ैल से या एक पिछल पैरी से हुआ था। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्टोरीज़ थी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे और मेरी फैमिली को हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।